गुड मॉर्निंग। ब्रिटिश संसद है, उसका जो प्रथम चरण है उसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। रॉबर्ट वॉलपोल ने हाउस ऑफ कॉमन्स को एक प्रकार से ब्रिटिश संसद की संज्ञा दी है। इंग्लैंड का जो निम्न सदन है वह संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है व्यवहारिकता के धरातल पर। जैसे भारत में लोकसभा होती है, ऐसे ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात कॉमन्स सभा विद्यमान है। न्यूमैन के शब्दों में संसद की संप्रभुता लोक सदन में निहित होती है। सिडनी लॉ के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। दुनिया के अगर संसदीय व्यवस्थाओं वाले देशों को देखा जाए तो हम देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन दुनिया का सबसे प्राचीन प्रतिनिधि निकाय है। लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन को संसद का पर्याय कहा जाता है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यवहार के दल पर जो मंत्रिमंडल होता है वह केवल जो निम्न सदन है लोक सदन उसके प्रति उत्तरदायी होता है। हम बात करते हैं कि ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। इस समय ब्रिटिश जो कॉमन सभा है उसके सदस्यों की संख्या 650 है। अर्थात जो ब्रिटेन जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन हैं। पहला जो सदन है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और दूसरा सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है, निम्न सदन। तो इस निम्न सदन के अंदर 650 मेंबर हैं। सन 1955 में वहाँ निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार यह सदस्य संख्या 630 थी, लेकिन कालांतर में इसकी अभिवृद्धि कर दी और वर्तमान में यूके पूरा यूनाइटेड किंगडम है 650 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त है। इन 650 के अंदर 529 तो इंग्लैंड से आते हैं, 40 वेल्स से आते हैं, 59 यानी कि 59 स्कॉटलैंड से आते हैं और 18 उत्तरी आयरलैंड से आते हैं। ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार वहाँ 18 वर्ष के प्रत्येक नर नारी को, पुरुष और स्त्री को वोट देने का अधिकार है। ब्रिटेन में पूर्व में कुछ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पे भारत की तरह ही एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। कॉमन सभा के एक सदस्य लगभग वहाँ पे 75,000 जो मतदाता हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं क्या हैं, एक छोटी छोटी इनकी योग्यताएं देखते हैं। ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ जो कॉमन्स है उसके सदस्यता की योग्यताएं देखते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है जिसके पास ये विशेषताएं हों। नंबर 1, वो इंग्लैंड का नागरिक हो। नंबर 2, 18 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। नंबर 3, मतदाता सूची में उसका नाम हो। वह देश का किसी के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। तो ये 4 प्रमुख योग्यताएं हैं जो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनने के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। कार्यकाल का अगर देखें, हम टेन्योर की बात करें तो भारत की लोकसभा के समान ब्रिटेन की कॉमन सभा का जो कार्यकाल है वह भी 5 वर्ष का ही होता है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा का जो कार्यकाल है वो घट बढ़ सकता है। ऐसा हो भी चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस प्रकार का हुआ है। ब्रिटेन की सिफारिश पर महारानी ने कॉमन सभा को शीघ्र ही भंग कर सकती है और नए चुनाव करवा सकती है। प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करते हैं जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट का जो निम्न सदन है उस निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। किसी विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में यह समय घट बढ़ सकता है, अन्यथा सामान्यतः ये 5 साल का होता है। यद्यपि इससे पहले भी भंग हो सकता है यदि उसके खिलाफ वहाँ के जो कार्यरत जो मंत्रिमंडल है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तब भी वह सदन के कार्यकाल घट सकता है। कॉमन सभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं। अब बात करते हैं हम कॉमन सभा के अधिवेशन की। कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए, कि कम से कम एक अधिवेशन साल में बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन अधिक भी बुलाए जा सकते हैं और इसकी जो कोरम होगा वह 40
का होता है, अर्थात 40 मिनिमम सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन कार्य संचालन प्रारंभ हो सकता है। अब इसमें कुछ पदाधिकारी, जैसे कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी उसका स्पीकर होता है, जो उसका अध्यक्ष भी कहलाता है। वही सदन की सभा की अध्यक्षता करते हैं। सभा में अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अतिरिक्त सदन में अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे साधन समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सार्जेंट इत्यादि इत्यादि। अब हम बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां क्या क्या हैं। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन सभा की जो शक्तियां हैं उसको हम बिंदुवार 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं। नंबर 1 उसको विधायी जो शक्तियां हैं वो, नंबर 2 कार्यपालिका शक्तियां हैं, नंबर 3 वित्तीय शक्तियां हैं, और नंबर 4 में मिसलेनियस को रख सकते हैं, अर्थात अन्य जो शक्तियां हैं उसको प्राप्त हैं। तो पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन को प्राप्त विधायी शक्तियां। विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन की शक्तियां असीमित हैं। इसीलिए तो शुरू में कहा गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। तो सॉवरेन होने का आधार ये था, और पार्लियामेंट का सामान्य जो अर्थ लगाया जाता है वो निम्न सदन से लगाया जाता है। तो कानूनी दृष्टि से देखा जाए, लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो कानून निर्माण के क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति तीनों की आवश्यकता होती है। इसमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की होती है। जहाँ तक लॉर्ड सभा की स्वीकृति का प्रश्न है तो वह भी एक प्रकार से औपचारिकता ही है, कुछ विषय मसलों को छोड़ के वो भी एक प्रकार से औपचारिकता है। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। दूसरा जो इसका था, पहला विधि निर्माण से संबंधित कार्य, दूसरा था कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का है। लॉर्ड सभा का उस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर संसदीय व्यवस्था का संचालन हो रहा है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछते हैं। वह उसके विरुद्ध कामरों प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है और वह उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः ऐसा होता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अगर देखें तो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां बहुत ज़्यादा हैं लॉर्ड सभा की तुलना में। नंबर 3 वित्तीय शक्तियों की बात करें तो इंग्लैंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है, और यही कारण है कि जनता को कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल और केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। उसके द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात यदि 1 माह का समय निकल जाए तो लॉर्ड सभा उन्हें न स्वीकृत करे तो भी वो स्वीकृति ही मानी जाएगी और वो कानूनी रूप धारण कर लेंगे। नंबर 4 कॉमन सभा की जो अन्य जो शक्तियां हैं वो हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। जनता की राय की अभिव्यक्ति कॉमन सभा के अंदर ही होती है, क्योंकि कॉमन सभा के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ही जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। नंबर 2 लोगों को जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक शिक्षण देने का कार्य है वो कॉमन सभा ही करती है, निम्न सदन ही लोक सदन ही करता है। नंबर 3 जनता की शिकायतों और कष्टों को जो सुनवाई होती है वह भी लोक सदन के अंदर ही होती है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोक सदन है, कॉमन सभा देश का एक प्रकार से आईना है जो पूरे आईने के रूप में काम करता है और देश की वास्तविक जो स्वरूप है उसको प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न उठता है कई बार कि क्या ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन है वो दुनिया का सबसे पावरफुल चैम्बर है। सर एडवर्ड कोक ने लिखा है, संसद की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसको कोई सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ब्लैकस्टोन लिखते हैं कि वो प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्य न हो। डिज़रायली के शब्दों में कॉमन सभा संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है।
सिडनी लॉ के शब्दों में देखें तो कॉमन सभा संसार में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। इसकी आदरणीय प्राचीनता, इसका स्फूर्तिदायक इतिहास, इसकी महती परंपराएं, इसकी नवयुग जैसी शक्ति एवं भावना, संसदों पर इसका प्रभाव, ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से उसका अभिन्न संबंध, केंद्रीय शासन तंत्र को चलाने में उसका हाथ, ये सारी की सारी बातें एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसकी तुलना में कोई दूसरी संस्था नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स को विश्व के निम्न सदनों में सबसे शक्तिशाली निम्न सदन कहा जाता है और उसके पीछे जो कारण हैं वो कुछ हम बिंदुवार निम्न प्रकार से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, हाउस ऑफ कॉमन्स संसद का पर्याय बन गई है। ब्रिटेन में संसद शब्द का प्रयोग व्यवहार के स्तर पर कॉमन सभा के लिए किया जाता है, यद्यपि सिद्धांत में इसमें लॉर्ड सभा और सम्राट भी शामिल हैं। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि व्यवहार के स्तर पर यह उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन अर्थात लोक सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति ही होता है। नंबर दूसरी बात है वो क्यों इतना शक्तिशाली कहा जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण का शक्ति का अभाव है। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित है, स्थापित है। उसकी कार्यवाहियों का किसी भी प्रकार से जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अब जब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की वैधानिकता के परीक्षण करने वाला कोई और दूसरा निकाय वहां पे विद्यमान है नहीं। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे जुडिशियल रिव्यू की पावर ही नहीं है। इस कारण ये उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर 3, संविधान में संशोधन करने का अधिकार। कॉमन सभा जिस ढंग से साधारण कानून पारित करती है, मतलब जो सामान्य कानून जिस ढंग से पारित करती है उसी ढंग से वह संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो ये लचीलेपन की एक हद होती है जिसको वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स है और आराम से उसको परिवर्तन कर सकती है वहाँ के संविधान को। नंबर 4, लॉर्ड सभा की गौण शक्तियाँ। कॉमन सभा की तुलना में वहाँ की जो लॉर्ड सभा है वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है शक्ति के मामले में। वह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक और धन विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का नियंत्रण है, अतः कॉमन सभा ही वहाँ पे सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे चैम्बर्स की तुलना में जो ब्रिटिश जो चैम्बर है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है। और उसके पीछे जो कारण थे वो 4 कारण हमने इस प्रकार से 1 2 4 3 और 4 के आइडेंटिफाई कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रकार से कॉमन सभा है, संसद का ही पर्यायवाची है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी वहाँ पे नहीं है। तीसरा, संविधान में भी चाहे जिस प्रकार का रूपांतरण करना हो ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकती है। और चौथी बात अगर हम इसमें देखा तो वहाँ का जो उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड की इन कंपैरिजन अगर बात करें तो शक्तियों की तुलना करें तो सीधी स्पष्ट रूप से वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड बहुत ही निम्न स्थिति में नजर आता है हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उस ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो निम्न सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन दुनिया के सबसे शक्तिशाली सदनों में से एक है, क्योंकि वो वहाँ की संसद का एक प्रकार से पर्याय बन चुका है और वह उसके द्वारा कानूनी दृष्टि से उसके द्वारा पारित जो भी कानून है वो किसी भी दूसरी संस्था के द्वारा अवैधानिक नहीं घोषित कर सकता। जो सर्वोच्च उसकी शक्ति कानून निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कि ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली फर्स्ट चैम्बर है। तो ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसका हमने सिनेरियो देखा और उस सिनेरियो के अंतर्गत हमने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं। पहला सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है, जो अपने अगले व्याख्यान में हम इसका जिक्र करेंगे, और जो दूसरा सदन होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। और हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसको भारत के अंदर जिस प्रकार संसदीय व्यवस्था में लोकसभा कहा जाता है उसी प्रकार वहाँ पे हाउस ऑफ
कॉमन्स कहा जाता है। और हाउस ऑफ कॉमन की सदस्य संख्या है 650 है, और उसमें से भी जो अधिकांश जो उसके जो ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और 600 वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 650 है। कार्य इसके साथ ही हमने आपकी इसकी टेन्योर के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं और उसके पदाधिकारियों के बारे में। तो ये पूरा जो सिनेरियो है हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसी है, उसका टेन्योर कैसा है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो कौन से हैं, और फिर उसकी पावर और फंक्शंस का हमने जिक्र किया। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स पे हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।